औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेगमेंट में हमने एल्गोरिथम को बनाने का मेथड डिस्कस किया था। इसके अलावा एल्गोरिथम की डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन देखी थी, इनफॉर्मल डेफिनेशन देखी थी, उसके एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन देखा था और एल्गोरिथम को बनाने का जो मेथड है उसमें जो 4 स्टेप्स आते हैं उनको डिस्कस किया था। तो अभी हम इससे आगे फर्दर अपने लेक्चर को इस सेगमेंट में कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने देखना है गुड एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है। अच्छे एल्गोरिथम में ये 3 पॉइंट्स होना एल्गोरिथम के अच्छा होने की पहचान होती है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो वो एल्गोरिथम कम टाइम में रिस्पॉन्स अगर प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा एल्गोरिथम है। मीन आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अगर तो वो सॉफ्टवेयर आपके प्रॉब्लम का सलूशन विद इन शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा एल्गोरिथम है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, रन इन लेस टाइम कम से कम टाइम में वो चल जाए और हमें हमारी रिक्वायर्ड जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर दे। सेकंड पॉइंट, कंज्यूम लेस मेमोरी। सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करे जो कम से कम मेमोरी को यूज़ कर रहा हो। अब जितना कम मेमोरी यूज़ करने वाला एल्गोरिथम जनरेट होगा उतना ही उसे हम अच्छा एल्गोरिथम कहेंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस इज़ यूजुअली मोर इम्पोर्टेंट। जब भी हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उसमें हमने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो होगा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कहा जाता है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी का अगर हम डायरेक्टली मीनिंग देखें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब है एक प्रोग्राम को इनपुट रिसीव करने से आउटपुट प्रोवाइड करने तक कितना टाइम लगता है। लेकिन एल्गोरिथम में अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हम अपने एल्गोरिथम में देखेंगे कि कितने स्टेप्स चलने के बाद वो हमें हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। नंबर ऑफ़ स्टेप्स को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को चलने पे कितना टाइम लगता है। लेकिन एल्गोरिथम में टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम जो है वो कितने स्टेप्स यूज़ कर रहा है, कितने स्टेप्स में एक प्रॉब्लम एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व हो रहा है। मॉडल फॉर कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के लिए हमें जो मॉडल करना है उसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इनमें पहली जो कंडीशन है वो कौन सी है, एनालिसिस बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। हमारा जो एनालिसिस है, जो हमने एनालिसिस करना है वो जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट होगा
उतना ही हम अच्छी तरह से उसकी कम्प्लेक्सिटी मेजर कर सकेंगे। अब इसकी डिटेल में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ। अभी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक एल्गोरिथम बनाया और उससे आप कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो वो एक सिंपल पेज पे आप उसे लिख लेते हैं स्टेप्स की फॉर्म में। पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है और एंड पे ये करना है। सारे स्टेप्स जो हैं वो पेज पे मेंशन हो गए। अब जब पेज पे आपने बनाया तो आपको पता है कि इसमें 5 स्टेप अप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो 5 है। जो ही आपने उन्हीं 5 स्टेप को कोड में किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोड में लिखा। अब कोड में लिखने के बाद आपने उसे एक सिस्टम पे चलाया तो उसकी आउटपुट आने पे एक लिमिटेड टाइम जो है वो लगेगा। इसी तरह दूसरे सिस्टम पे चलाएंगे तो वही जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। तीसरे सिस्टम पे चलाएंगे तो टाइम मज़ीद चेंज हो जाएगा। चौथे सिस्टम पे चलाएंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमने जब एनालिसिस करना है, हमने कोशिश करना है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को डिस्कस ना किया जाए। मशीन डिपेंडेंट जो है वो कम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस नहीं करनी, हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मशीन जितनी एफिशिएंट होगी उतना ही किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हमें इजी मिलेगा। लेकिन एल्गोरिथम जो है वो मशीन की एफिशिएंटी मतलब हाई स्पीड कंप्यूटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि उसने स्टेप्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी होती है। तो पहले पॉइंट में यही कहा गया है कि एल्गोरिथम जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है उससे डिपेंड नहीं करना। दूसरा पॉइंट, वी नीड अ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन फॉर एनालिसिस। हमें एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटेशन का एक मॉडल चाहिए होगा। थर्ड पॉइंट है, आवर एनालिसिस विल बी बेस्ड ऑन रैंडम एक्सेस मशीन रैम मॉडल। अब रैंडम एक्सेस मशीन क्या होती है? रैंडम एक्सेस मशीन का मतलब होता है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो इन्फिनिट में नहीं है और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एक स्टेप के लिए एक यूनिट फिक्स है और उसमें चेंज नहीं होती और रैंडमली एक्सेस्ड है। तो इनकी थोड़ी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल क्या चीज़ होती है? अब इसमें टोटल 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट है इन्फिनिटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हमने किसी भी एल्गोरिथम के एनालिसिस की बात करनी है, किसी भी एल्गोरिथम के एनालिसिस को डिस्कस करना है, तो हमने ये बात फ़र्ज़ कर लेनी है, ये पहले से फ़िक्स कर लेनी है कि मेमोरी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है जितनी भी हमें चाहिए, मतलब मेमोरी का कोई इशू नहीं है। इसी तरह दूसरा जो हमने इस मॉडल में फ़र्ज़ कर लेना है, नो पैरेललिज़म। पैरेललिज़म नहीं है। पैरेललिज़म क्या होती है? जैसे जब आप अपना सिस्टम चला रहे होते हैं तो एक ही टाइम में आप सॉन्ग भी चला रहे हैं, साथ साथ आप टाइपिंग भी कर रहे होते हैं और जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी चल रहा होता है, डाउनलोडिंग भी हो रही होती है। तो इसका मतलब है एक ही टाइम में आपका सिस्टम पैरेलल में एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है, इसे पैरेललिज़म बोलते हैं। अब जब आपका सिस्टम काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को एक ही टाइम में चला रहा होता है तो उसी दौरान जब आप एक नई एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस सूरत हाल में स्पीड के स्लो होने के पीछे जो रीज़न होती है वो पैरेललिज़म होती है।
तो पैरेललिज्म का पता चल गया होगा आपको। पैरेललिज्म क्या होता है, एक ही टाइम में एक से ज़्यादा टास्क अगर परफॉर्म करवाए जाएं तो उसे पैरेललिज्म कहते हैं। लेकिन जब हमने एनालिसिस कर रहे होना है तो हमने ये पहले से कंसिडर कर लेना है कि इसमें पैरेललिज्म नहीं है, मतलब एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है, लिहाजा पैरेललिज्म की वजह से इसकी कम्प्लेक्सिटी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। थर्ड पॉइंट है जी, इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग सम बेसिक ऑपरेशंस। इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस में कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करने होंगे। बेसिक ऑपरेशन आगे फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनपुट है, आउटपुट है। इस तरह के बेसिक ऑपरेशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस की बेस पे परफॉर्म करने होते हैं। लास्ट पॉइंट, बेसिक ऑपरेशंस विद सेम कांस्टेंट टाइम टू एग्जीक्यूट। और हमने ये भी फ़र्ज़ कर लेना है कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एक ऑपरेशन पे लगने वाला टाइम फिक्स है। जितना एक ऑपरेशन पे टाइम लगता है उतना ही दूसरे पे लगेगा, उतना ही तीसरे पे लगेगा, उतना ही चौथे पे लगेगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, अगर हमने 2 + 2 करना है तो एक जो टाइम यूनिट है वो 2 को इनपुट करने पे लगेगा। इसी तरह एक और यूनिट जो है वो दूसरे 2 को इनपुट करने पे लगेगा। एक ही यूनिट उन दोनों को जमा करने पे लगेगा। एक यूनिट जो है वो उनकी वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल को असाइन करने पे लगेगा। और एक ही यूनिट जो तीसरा वेरिएबल है वो वैल्यू आउटपुट देने पे लगाएगा। तो इस तरह से टोटल हम काउंट कर सकते हैं इसमें कितने यूनिट लगे हैं। 2 को इनपुट करने पे 1 यूनिट, दूसरे 2 को इनपुट करने पे 2 यूनिट, प्लस करने पे 3 यूनिट, असाइन करने पे 4 यूनिट, और जो आंसर है उसे आउटपुट देने में 5 यूनिट। मतलब इसमें 5 यूनिट ऑफ टाइम, जैसा कि अगर हम यूनिट 1 सेकंड कह लें तो 5 सेकंड लगेंगे इतना काम परफॉर्म होने पे। 5 सेकंड में ये काम कंप्लीट हो गया, इसकी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें हमने कंसिडर करना है कि एक ऑपरेशन होने पे एक यूनिट ही टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जी, मेजरिंग एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ साइज n। मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसमें n ऑपरेशंस हैं, उसे सॉल्व करने के लिए कितने रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, किसी भी एल्गोरिथम की जो इफ़िशेंसी है उसे मेजर करेंगे। द रिसोर्स वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन इज़ टाइम। हमने अपने एनालिसिस में जिस रिसोर्स को सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है वो है टाइम। We can use the same technique to analyze the consumption of other resources such as memory space। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है memory space, कितनी memory consume हो रही है। It would seem that the most obvious way to measure the efficiency of an algorithm is to run it and measure how much processes टाइम इज़ नीडेड। एक सेंटेंस है, अब आपने एवेल्यूएट करना है कि ये सही है या गलत है, इज़ इट करेक्ट। तो टाइम इज़ गोइंग आउट, ये सेगमेंट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।